नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन शेख। क्या 2026 के बाद होने वाला लोकसभा सीटों का परिसीमन दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ नाइंसाफी होगा? क्या परिसीमन के बाद संसद में दक्षिण के राज्यों की राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि इन दिनों दक्षिण के राज्यों, खासतौर पर तमिलनाडु में कई राजनीतिक दल काफी गुस्से में हैं। मामला है लोकसभा सीटों के परिसीमन का। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को बंगाल की ममता बनर्जी, पंजाब के भगवंत मान और बीजेपी शासित उड़ीसा के मोहन चंद्र मांझी सहित 7 मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने नेताओं को एक संयुक्त कार्रवाई समिति बनाने और 22 मार्च को चेन्नई में बैठक करने के लिए बुलाया है। इधर राहुल गांधी की सक्रियता भी कांग्रेस की दिक्कतें कम नहीं कर रही है। महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, हर जगह कांग्रेस परेशानियों से घिरी नजर आ रही है। क्यों दक्षिण में स्टालिन है परेशान, क्यों समस्याओं से घिरी है कांग्रेस? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, परिसीमन को लेकर सबसे ज्यादा परेशान स्टालिन ही नजर आ रहे हैं। उनकी समस्या है क्या? देखिए, जो कहते हैं, कहावत है कि जब सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। जी। स्टालिन को वही रोग लग गया है जो नायडू साहब को पहले लगा था। चुनाव सिर पे है, आप चुनाव हार के कगार पे हो, तो बड़ी लकीर खींचने के लिए, अपने आप को एक नेशनल लीडर बनाने के लिए आप उन मुद्दों को उठाते हो। जैसे नायडू साहब जो है अभी बीजेपी के शरण में है, अब मोदी के खिलाफ ये इस तरह से, ये तो 7 मुख्यमंत्री को लिखा हो तो पूरा रैली करते थे जी। ये बड़े बड़े लोग हाथ उठा करके, भाई अब उखाड़ फेंकना है, मोदी नहीं चाहिए, थर्ड फ्रंट है ना। क्यों भाई? चुनाव सिर पे है तुम्हारे, तुम वहां अपनी जनता को खुश नहीं कर पाए, आप चुनाव हारे। चुनाव हारे ही नहीं, बहुत बेतरतीब होकर के हारे, और ऐसे हारे क्या जो नया मुख्यमंत्री आया उठा के जेल में डाल दिया आपको। तो जेल में जाने के बाद अच्छे अच्छे लोगों का बुद्धि खुल जाता है। देन ही रियलाइज्ड कि क्या मिस्टेक हो गया। उसी मनोदशा में, मुझे लग रहा है कि उसी मनोदशा में स्टालिन साहब है। देखिए, 100 बात की एक बात, डिलिमिटेशन होगा। ये स्टालिन, एक स्टालिन क्या 100 स्टालिन भी इसको रोक नहीं पाएगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज, भाई संविधान, बाबा साहब अंबेडकर अब याद नहीं आ रहे हैं। मैंने मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू, आप अपने हिसाब से बाबा भीमराव अंबेडकर को मानोगे? संविधान में साफ लिखा हुआ है कि जो पूरी दुनिया में यही होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोगों के होते हैं, टेरिटरी के नहीं होते जी। जनसंख्या के आधार पे संख्या तय की जाएगी। जिस समय संविधान बन रहा था तो मोटा मोटी इन लोगों ने कहा भाई 10 लाख के ऊपर अब करेंगे। अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, चला जा रहा है, तो उसको तो लगाम लगाना होगा। अच्छा चलिए भाई, अचानक से आपको याद आया कि भाई ये साउथ इंडिया के लोगों के साथ बड़ा मुसीबत हो जाएगा। भाई आप ही फार्मूला बता दो। और मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि कोई संसदीय, कोई उस तरह की हाई पावर्ड कमेटी बनाइए डिलिमिटेशन के ऊपर, स्टालिन को ही उसमें डाल दीजिए। और बहुत अक्लमंद है तो बोले कि भाई बताओ अब कैसे करें। टाइट ऑफिस हो जाएगा इन लोग, क्योंकि वो कर रहा है राजनीति, घटिया राजनीति। उसको ही बुला करके बिठा दो, बोलो कि भाई अब ऐसा है कि हमको अब संख्या बढ़ानी है, कोई फार्मूला बता दो तुम। अब 2 तरीके हो सकते हैं कि सेंसस के आधार पे जहां जहां जो पॉपुलेशन जितना है उसको आप बांट दीजिए, डिलिमिटेशन कर दीजिए, संख्या बढ़ जाएगी। एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका, चलिए मैं एक और सुझाव देता हूं कि चलो भाई, ना तुम्हारी ना हमारी कोई बात नहीं है, चलो भाई अभी जितनी जितनी सीटें हैं उसी प्रोपोर्शन में हर राज्य का तुम सीट बढ़ा दो, तब भी मामला सॉल्व हो जाएगा। आपको दोनों ही नहीं चाहिए, वो दोनों में बोलने में घाटा हो रहा है। और मूर्खता क्या,
ममता बनर्जी को आप बोल रहे हो कि भाई आ जाओ, भाई सिर्फ मोदी विरोध में कोई अपना पैर थोड़ी काटेगा, क्योंकि जनसंख्या तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल का ही पड़ा है, संख्या तो पश्चिम बंगाल में ही बढ़ जाएगा। क्या बात है। तो जो मैंने कहा कि सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। इनको नेशनल लीडर बनने का जो है ना, क्या अब अगला चुनाव आएगा, देखिए वो हर नेता को लगता है कि चुनाव जीत रहे हैं। केजरीवाल को कैसे लास्ट क्लास तक लग रहा था जीत रहे थे, उसको ये लग रहा है कि अब हम चुनाव अगली बार जीतेंगे तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे और मैं नेशनल पॉलिटिक्स में आऊंगा, प्रधानमंत्री बनना है उनको, है ना। तो इसी चक्कर में अब देखिए 7 ही सीट क्यों रहेगा दिल्ली के अंदर में, पॉपुलेशन देखिए वो तो, और वो भगवंत मान तो उठता बैठता है केजरीवाल से पूछ के, तो केजरीवाल ये बोलेगा कि भाई जाओ सीटें कम करो। तो ये बेकार का डिबेट है। जिन चीज़ों के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज को और बड़े जिम्मेदार लीडर्स को बंद कमरे में बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आप इस तरह का इमोशंस फ्लेयर अप करोगे तो ये मामला देश की एकता और अखंडता के ऊपर ये चला आता है। आप उसी तरीके से हिंदी, उसी तरीके से सारा काम कर रहे हैं। तो बेसिकली चुनाव हार रहे हैं स्टालिन, तो वो हाथ पैर जो है मार रहे हैं नायडू साहब की तरफ। बिल्कुल, नॉर्थ वर्सेस साउथ की जो ये लड़ाई, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है स्टालिन की तरफ से, वो क्या इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उनका ही होने वाला है या वाकई में साउथ के राज्यों के साथ कोई नाइंसाफी? देखिए, नाइंसाफी तो संभव ही नहीं है। अगर नाइंसाफी होती साउथ के राज्यों के साथ तो ये डेवलप्ड स्टेट नहीं होते। आज तमिलनाडु को इतना बोलने की जरूरत नहीं होती। तमिलनाडु को जितना मिला है केंद्र की तरफ से उतना कभी भी किसी दूसरे स्टेट को नहीं मिला है, और इसलिए तमिलनाडु इतना विकसित स्टेट बन के रहा, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में हो, पोर्ट के विकास के लिए हो, या फिर एजुकेशन के मामले में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज। इसलिए तो अमित शाह ने कहा बड़ा तमिल करते हो तो इतने सालों में तुम इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई तमिल में करवा के दिखा दो। हम लोगों ने तो हिंदी की बात की, और हिंदी में आज इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन हो रहा है, उसकी पढ़ाई हो रही है कॉलेज में, और हिंदी में ही मेडिकल की पढ़ाई शुरू करवाए हैं। तो तुम तमिल में एक बार करवा के दिखाओ तो हम जाने कि नहीं भाई, मातृभाषा से इतना प्रेम है तो इसलिए आप तमिल को ज्यादा प्रमोट कर रहे हो। ये भाषाई फार्मूले की बात है। लेकिन जो डिलिमिटेशन के लिए चिल्ला रहा है, चीख रहा है, उसमें एक ही है, बस इसको आगे का चुनाव जीतना है जो हारने वाला है। इसलिए AIADMK भी इसके साथ आ गई, और जैसे ही साथ आई उसके कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं। उसी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं हम स्टालिन के इस चिरकुट वाले मुद्दे के साथ नहीं हैं, और इसलिए कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया। अब केरल में सरकार पिनराई विजयन की, वामपंथी भी ये सोच रहे हैं इसके साथ गए तो फंस जाएंगे, ऐसे ही फंसे हुए हैं। SDPI पे जो लगातार रेड वहां पड़ रहा है, उसका चीफ पकड़ा गया, दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ के ले गया, क्योंकि 17 बार उसने समन, ED का जो समन था उसकी अवहेलना कर दी। उसके बाद नॉन अवेलेबल वारंट निकलवाया, पकड़ के ले गया, छापेमारी हुई है। 62 करोड़ रुपया पूरा अकाउंट, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सब सीज हो गया है। ये जो PFI का पॉलिटिकल विंग था वो तो अब छटपटा रहा है। 2 दिन पहले से छापेमारी चल रही थी, अब आगे उन लोगों की बारी है। जैसे ये DMK फाइल्स अभी खुलना बाकी है, इसके पूरे परिवार पर छापेमारी होगी, और इसके कई नेता फंसे हुए, अभी भी 2 सांसद है जो ED के दफ्तर में आना जाना उसका हो रहा है। एक पहले से मंत्री ये बालाजी जो नौटंकी करने लगा था गिरफ्तारी के बाद, उसके फाइल भी अभी खुलनी बाकी है। तो ये लोग जो क्षेत्रीयता पैदा करके, ये कहा जाता है क्षेत्रवाद अगर राष्ट्रवाद पर हावी होता है तो अलगाववाद पैदा होता है जी। और ये अलगाववादी प्रवृत्ति इन लोगों ने जो स्टार्ट की है वो न तो मोदी सहेंगे न अमित शाह सहेंगे। इसीलिए ये सोच रहा है कि 60 के दशक की तरह तमिलनाडु में दंगा करवाएंगे, उस समय द्रविड़ प्रदेश के नाम पर वहां पर गाड़ियां जलवाएंगे और तमिलों को भड़का देंगे। अब संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से के अन्नामलई वहां मोर्चा खोले हुए हैं। अभी इस सर्वदलीय बैठक में भी भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां शामिल नहीं हुई। बगल में आंध्र प्रदेश है। अब चंद्रबाबू नायडू ने तो सीधे कह दिया है हम इसके साथ नहीं हैं। तो आप 4
विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं। उसमें अब रेड्डी सामने आया, रेवंत रेड्डी बोला है नहीं नहीं हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है तेलंगाना में, तो राहुल गांधी को जवाब दो कि राहुल गांधी वहां पर ये अन्याय करवाए कि नॉर्थ इंडिया में अन्याय करवाएगा। जब तुम नॉर्थ और साउथ के बीच लड़ोगे तो जिंदगी में कभी सत्ता तक नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए जो स्टालिन कर रहा है धीरे धीरे उसका पीछा सब छोड़ देगा। और ये 4 मुख्यमंत्री विपक्ष के बैठे हुए हैं अभी, इन सब का इलाज धीरे धीरे होगा। ये रेवंत रेड्डी अभी भी दरवाजा खटखटा रहा है सुप्रीम कोर्ट का, माफी दिलवा दीजिए, माफी दिलवा दीजिए। कब चला जाएगा जेल पता नहीं। पिनराई विजयन तो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, सीपीएम पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बात तो छोड़ दीजिए। वहां अभी केरल में विवाद चल रहा है। अब विजयन ने कहा कि देखो भाई, केरल के अंदर जो समीकरण बने हैं, मुसलमानों के खिलाफ क्रिश्चियन आ गया है, हिंदू तो था ही। तो ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक के मामले में यहां सोचने का तरीका बदल रहा है, उस तरीके को फिर से बदलना पड़ेगा। मतलब डर इस बात का है कि ज्यादातर यानी कि 30-40% पहले था, अभी ज्यादा हो गया है, 50% से ज्यादा क्रिश्चियन वोटर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। उसका मंत्री बनाया गया है केंद्र में, और उसके साथ हिंदू वोटर भी बढ़ रहे हैं, वोट आधार बढ़ रहा है। तो इन लोगों को डर लग रहा है कि मुस्लिम परस्त राजनीति, एसडीपीआई जैसे, मुस्लिम लीग जैसे, इन लोगों के साथ जो राहुल गांधी का उठना बैठना होता है, गठबंधन है, ये सब हेकड़ी इन लोगों के निकलने वाली है 2026-27 के अंदर। बिल्कुल। और हेकड़ी तो वैसे भी कांग्रेस नेता भी राहुल गांधी के निकालने पर लगे हुए। राहुल गांधी जरूर मुंबई जा रहे हैं, फिर गुजरात जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने पार्टी की दिक्कतों से पल्ला झाड़ लिया है। ये इनकी हालत वैसी हो गई है कि भाई रेस शुरू होने वाला है और रनर जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है और मालूम चला कि पीछे से पैंट फट गया, दौड़े तो दौड़े कैसे, यही हाल कर दिया है। मणिशंकर अय्यर ने न सिर्फ राजीव गांधी को, राहुल गांधी को, गांधी परिवार के ऊपर सबसे जो कह सकते हैं बिलो द बेल्ट मारा है कि भाई तो ये सारे लोग मूर्ख हैं। यही कहा जी कि तुम भी मूर्ख हो, तुम्हारा बाप भी मूर्ख था। जहां कोई फेल नहीं करता था, कैम्ब्रिज में कोई फेल नहीं करता, वहां फेल हो गया। फेल होने के लिए बहुत मस्ती करनी पड़ती है, बड़ा टाइम बर्बाद करना होता है, अदरवाइज वहां किसी को फेल नहीं किया जाता। और वहां से फेल होकर जहां गए फिर वहां भी फेल कर गए। मतलब नीम के ऊपर करेला क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, 2 चीजें। इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेता सामने आए, जी G22 कहा गया। द डिफरेंस उस समय और अभी में बहुत बड़ा है। पहले सारे लोग राहुल से नाराज थे, लेकिन सबको भरोसा था सोनिया गांधी में। दे वर आस्किंग सोनिया गांधी कि डू समथिंग, थोड़ा आप जो है सामने आए, आप कुछ फैसले को लें, आप चीजों को सुधार सकती हैं, संभाल सकती हैं। लगातार आप हारते चले गए, सुधरने के बजाय और बिगड़ गया मामला। अब तो एलिबाई मिल गया। पहले तो राहुल गांधी सामने होते थे, अब जो है आगे जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा कर दिया, पीछे से सारे फैसले ले रहा है। तब तो वो ना अध्यक्ष नहीं है, लेकिन अध्यक्ष से ज्यादा पावर राहुल गांधी भाई, राहुल गांधी कर रहे हैं सब कुछ। इस बार जो विरोध हो रहा है, शशि थरूर ने राहुल गांधी पे हमला किया, मणिशंकर अय्यर ने सीधे सीधे गांधी परिवार के ऊपर हमला कर दिया। भाई राजीव गांधी के ऊपर जो सबसे उनके नजदीक सलाहकारों में से थे, उन्होंने गांधी परिवार पे हमला कर दिया। मतलब सोनिया गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो या फिर राहुल गांधी हो, उनके बारे में आपने कांग्रेसियों को संकेत दे दिया ये तो डूबता हुआ जहाज है, ये तुमको न चुनाव जितवा सकता है, ये सब मूर्खों की टोली है, इस परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। तो ये सारी कवायद हो रही है। तो आप देखिए, ये सारे लोग बड़े क्लोजली कनेक्टेड हैं, चाहे वो मनीष तिवारी हो जी, आनंद शर्मा हो, हुडा हो
शशि थरूर हो, अय्यर हो, कपिल सिब्बल हो, मनु सिंघवी हो, ये सारे नाम कौन है? ये सोनिया गांधी की कैबिनेट के सब कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। सोनिया गांधी की सरकार का मतलब मनमोहन सिंह की सरकार जी, क्योंकि वो कौन मंत्री बनेगा ये सोनिया गांधी ही तय करती थी। अब ये सारे लोग मिलके रोज गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, रोज कोई ना कोई उधर से अटैक कर दे रहा है, कोई उधर से अटैक कर दे रहा है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी कोई तैयारी चल रही है। खुदा न खास्ते कभी अचानक से खबर आ जाए कि हरियाणा में अलग कांग्रेस पार्टी बन गई। कुछ लोग तो कह रहे नाम वाम भी तय हो गया, झंडा वंडा भी तय हो गया है, पिंक कलर का कोई झंडा इन लोगों ने तय किया है। बस एक चिंगारी भर की देरी है, कांग्रेस का पूरा जो महल जो है ना वो जल उठेगा। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े नेता उनमें इतनी बेचैनी आखिर है क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में बेचैनी राहुल गांधी से है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के अलावा अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और किन लोगों के इशारे पर काम करते हैं ये पता नहीं। क्योंकि आपको जिस जगह पर मेहनत करनी चाहिए वहाँ करते नहीं, जो युद्ध जीत नहीं सकते वहाँ लड़ने के लिए पहुँच जाते हो। आप गुजरात गए, आप महाराष्ट्र के दौरे पर मुंबई गए, लेकिन ये बड़ी जो सारी खबरें आती है उसको जोड़ कर देखेंगे या फिर लोगों को देखना चाहिए तो फिर समझ में आता है कि राहुल गांधी कहां से कहां लिंक करता है। राहुल गांधी मुंबई में जाते हैं काहे के लिए? धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बंद करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अडानी की कंपनी के पास है। अडानी के पास है तो अडानी का विरोध करेंगे, लेकिन वो प्रोजेक्ट अगर अडानी को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? अगर ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं, वहां से एक प्रेशर पैदा करने जा रहे हैं, किसके लिए करने जा रहे हैं? वो लिंक हो जाता है सीधे सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई से। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि रिजेक्ट कर दिया। एक सेक लिंक करके कंपनी है, दुबई बेस्ड कंपनी है, और दुबई में वो क्या 3-4 लोग हिंदुस्तान के और उसके बाद दुबई के रॉयल फैमिली का उसमें पैसा लगा हुआ है जी। अब उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, अब प्रोजेक्ट है जो शुरू हो चुका है, ऐसे सामान्य तरीके से उस पर स्टे नहीं लगा सकते। लेकिन इन लोगों ने कहा क्या कि मुझे वो प्रोजेक्ट मिलना चाहिए था, क्योंकि ये 5,000 करोड़ का टेंडर तो उन्होंने डाला था, हम तो 7,200 करोड़ का टेंडर डाले थे। लेकिन पहला टेंडर जब शुरू हुआ था तो उसमें अडानी वो टेंडर जीता, तो उसी को मिलना चाहिए। लेकिन उसको रिजेक्ट होने की बात छोड़िए, ये राहुल गांधी क्यों पहुंचा एक दिन पहले? जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है उसके एक दिन पहले वहां जाके चमारा स्टूडियो में घूम रहे हो, वहां के धारावी के लोगों से बात करके कह रहे हो नहीं नहीं अडानी को ये नहीं मिलना चाहिए, अडानी तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं कर सकता, मोदी के साथ मिला हुआ है। तो मतलब तो ये तुम्हारी दुबई डील से है। कहीं तुम दुबई वाले से डील तो नहीं कर रहे थे कि प्रोजेक्ट तुम्हें मिलेगा? क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट अडानी को मिला उस समय महाराष्ट्र में सरकार शिवसेना की थी, इन्हीं लोगों की थी, और ये मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे। बाद में राहुल गांधी ने उन पर दबाव बनाया तो वो भी कहने लगे नहीं नहीं ये अडानी को नहीं, हम अडानी का कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल भी किया, हाई कोर्ट में जाकर अडानी उस प्रोजेक्ट को फिर से हासिल किया है, और ये राहुल गांधी का ही दबाव था कि कैंसिल कर देंगे। अब राहुल गांधी ने क्यों दबाव दिया? उस कंपनी को क्यों मिलना चाहिए जो दुबई से संचालित होता है? यह हजारों करोड़ रुपए का खेल है, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स से लेके कितने बंगले मिलते उसमें उद्धव ठाकरे के, कितने राहुल गांधी के चेले चपाटियों के, ये तो पता नहीं। लेकिन फिर भी ये जो कर रहे हैं राहुल गांधी चारों तरफ से अडानी के विरोध में, पहले हिंडनबर्ग से लेके इतनी रिपोर्ट्स आई, ये सबसे पता चला कि इसका लिंक कहां कहां से है, कौन इसको प्रवोक कर रहा है। क्योंकि जॉर्ज सोरोस सबसे बड़ा इन्वेस्टर, करोड़ों की कमाई होती है, एक दिन शेयर मार्केट इधर से उधर हुआ वो सैकड़ों करोड़ रुपया कमा लेता है। उसको दिल्ली भेजने में ये 10 जनपद में 10, 20, 50, 100 करोड़ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जहां से संचालित हो रहे हैं वो तो राहुल गांधी के लिए बड़ा विस्फोटक होने वाला है, क्योंकि अभी मुंबई से ये गुजरात पहुंचे हैं। गुजरात में ये लोग क्या कर रहे हैं? गुजरात में अगला अधिवेशन करेंगे, और इनको करना चाहिए पंजाब में,
जहां चुनाव होना है बिहार में करना चाहिए, गुजरात में करेंगे जहां ये 17 विधानसभा सीट जीत कर आए थे और 1 महीना के अंदर 17 से घट के 12 हो गया, 5 विधायक छोड़कर चले गए। आगे भी कोई संभावना नहीं। लोकल बॉडी का चुनाव हुआ, जमानत जब्त हो गई, 2 म्युनिसिपैलिटी पर समाजवादी पार्टी कब्जा कर लिया, सिर्फ 1 म्युनिसिपैलिटी पर कांग्रेस का अधिकार रहा। तो जहां पर आप जीत नहीं सकते वहां जाकर ये हंगामा क्यों कर रहे हो? अमित शाह, नरेंद्र मोदी टारगेट में हैं। गुजरात दंगा अभी भी फिर से शुरुआत है, मुसलमानों के बारे में वहां जाकर बात करेंगे, प्रताड़ित हो रहा है। ये जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश है उसमें तो लगता नहीं है कांग्रेस के कोई भी समझदार नेता अभी खुश होगा। और ये नाराजगी की बड़ी वजह है, थरूर से लेकर हुड्डा से लेकर मुकुल वासनिक से लेकर आनंद शर्मा तक, ये सारे नाराज बैठे हैं। कब विस्फोट हो जाए पता नहीं है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। परिसीमन पर सबसे ज्यादा परेशान एम.के. स्टालिन है, क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता खिसकती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से उन्होंने परिसीमन को नॉर्थ वर्सेस साउथ की लड़ाई बना दिया। वहीं कांग्रेस की अंदर की खटपट भी थमती नहीं दिख रही है। पार्टी की समस्याओं को दूर करने की बजाय राहुल गांधी मुंबई से गुजरात की यात्रा करते नजर आ रहे, जिससे साफ है कि कांग्रेस की दिक्कतों से राहुल ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।